अभी एक जजमेंट इस विषय पर आया है। परसों ये जजमेंट आया है और यह है बॉम्बे हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद में जो बेंच है, उस बेंच की जो डिवीजन बेंच है, डिवीजन में यानी 2 जजेस की जो बेंच है, उस बेंच ने यह फैसला दिया है। जस्टिस टीवी नलवाडे और जस्टिस एमजी सेवलिकर ऐसे ही जजेस में से हैं जिन्होंने वाकई में अपने जजमेंट के माध्यम से दिखाया है कि न्याय कभी मर नहीं सकता, न्याय हमेशा जिंदा रहेगा और सच के हक में बोलने वाले और काम करने वाले इस देश में हमेशा रहेंगे। जो एक घटिया राजनीति चल रही है, जो धर्म और जाति की राजनीति चल रही है, इस देश को बर्बाद करने की जो राजनीति चल रही है, उसके खिलाफ हमेशा पूरी ताकत के साथ में वो खड़े रहेंगे। ऐसे जज हैं, उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है। और जो फैसला है वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, जो यहां मरकज दिल्ली में आए हुए थे, तबलीगी जमात को जो टारगेट बनाया गया, तबलीगी जमात के जो लोगों को, जो विदेशी लोग हैं, उनको जो टारगेट बनाया गया, वो बहुत जानबूझकर पॉलिटिकल एजेंडा के तहत बनाया गया और उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। यह शब्द इस्तेमाल किया है कोर्ट ने कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। और सरकार ने बलि का बकरा क्यों बनाया गया? क्योंकि सरकार की लापरवाही थी, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही थी, और उसके बाद जो बाकी राज्य सरकारें हैं उनका कहीं ना कहीं फेल्योर था। इसलिए उनको एक बलि का बकरा चाहिए था ताकि अपनी नाकामियां, अपना निकम्मापन, अपनी गलतियां, अपना जो असफलता है, उनको किसी पर थोपा जा सके और लगाया जा सके कि हमारे यहां जो भी कुछ हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है, ये है उसके लिए जिम्मेदार। ये सब कुछ वो राजनीतिक कारणों से जानबूझकर किया गया और इन विदेशी लोगों को और इनके बहाने मुस्लिम्स को टारगेट किया गया। वो पूरा जजमेंट जो है, मैं उसके कई पार्ट आपको सुनाऊंगा जो बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता लगेगी कि कोर्ट ने कितनी बढ़िया तरीके से ऑब्जर्वेशन दी है। जो ये मुकदमा है, ये महाराष्ट्र सरकार का है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने जो विदेशी लोग जो मरकज में आए हुए थे दिल्ली में, तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग थे, उन लोगों को पकड़ा। ये 29 एफआईआर इन लोगों के खिलाफ में की गई। उन 29 एफआईआर को कोर्ट ने खत्म किया। बंबई हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद बेंच है, उसके डिवीजन बेंच ने इन 29 एफआईआर को खत्म किया और इस पर जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को खत्म किया। और बहुत बड़ी है कि हम देवों की बात करते हैं, क्या हम वाकई में आज अतिथि देवो, यानी जो हमारा इस तरह से हमें सेवा करनी चाहिए, हम क्या उस मानते हैं? ये जो परंपरा हमने बनाई है कि अतिथि हमारा भगवान है, उन पर केवल नौटंकी है, ड्रामा है। हमें करना क्या था और हमने किया क्या, वो सारी बातें कोर्ट ने कही हैं। और कोर्ट ने जिस तरह से झाड़ लगाई है, जिस तरह से सरकारों को आईना दिखाया है, वो एक काबिल तारीफ है। मैं इसमें से कुछ चीजें हैं जो आपको बताना जरूर। महाराष्ट्र की जो पुलिस है, उस पुलिस ने जिस तरह से जो केस बनाया, केस किस किस सेक्शन उसमें बनाया है, कानून के अंतर्गत, इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत बनाया गया है। महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 का है, उसके अंतर्गत मुकदमा बनाया। महाराष्ट्र कोविड-19 मेजर्स एंड रूल्स 2020 उसके तहत बनाया है। एक बनाया है पेंडेमिक डिजीजेस एक्ट, यानी महामारी की जो बीमारियां हैं उनके तहत जो कानून है 1897 का, अब का नहीं, 1897 का कानून, उसके तहत इन्होंने मुकदमा बनाया उन पर। फॉरेन एक्ट यानी विदेशी कानून 1946 का जो है, उसके तहत इन पे मुकदमा बनाया। और एक
ये बना है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट आपदाओं से संबंधित जो है उसके तहत 2005 का कानून है, उसके तहत इन्होंने मुकदमा बनाया। इस तरह से इतने कानूनों के तहत इन विदेशी जो लोग जो इनके खिलाफ इनको जेल में भेजा गया और केस इनके खिलाफ करे गए। वो मैटर कोर्ट के सामने पहुंचा। और एक चीज और बता दूं, ये वही कोर्ट है, ध्यान रखिए, इसी कोर्ट ने, इन्हीं दो जजेस की कोर्ट ने, जस्टिस टीवी नलवाडे साहब और जस्टिस एमजी सेवलीकर साहब, इन्हीं जजेस की बेंच ने जब सीए एनआरसी के अगेंस्ट में आंदोलन चल रहा था तो धारा 144 लगाई गई थी और धारा 144 में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको धरने पर नहीं बैठने दिया गया। धारा 144 के विषय में जो है इन्होंने कहा जो कि सीए आंदोलन के विषय में कि सीएए का जो आंदोलन है वो एंटी नेशनल नहीं है, एंटी सीए आंदोलन एंटी नेशनल नहीं है, ये इन्हीं जजेस ने कहा था और धारा 144 को वहां पे हटाया था जो उसके तहत लोगों को परेशान किया जाता, उसको खत्म किया था। यही वो जज हैं। और इन जजों ने कहा कि जब ये कह रहे, महाराष्ट्र की जो पुलिस है ये कह रही कि भाई ये तबलीगी जमात के जो लोग मरकज से आए, इन लोगों ने यहां आके बीमारी फैलाई और इन लोगों ने जो वीजा कानून है उस वीजा कानून का उल्लंघन किया। और इन्हें जब कहा गया कि भाई तुम, जब अनाउंस किया गया कि अगर कहीं भी कोई लोग हैं जो वहां से आए हैं वो अपने आप सामने आ जाए, नहीं आए, तब इनको जो है मस्जिद से पकड़ा गया। मस्जिद से के जो लोग हैं मैनेजमेंट के मस्जिद के, उनको भी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह से इन्होंने ये सारी जो मतलब गुंडागर्दी, एक तरह से मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, ये की है, उसके ऊपर ये जजमेंट है। तो कोर्ट ने कहा है कि तुम जिस वीजा कानून की बात कर रहे हो कहीं इन्होंने नहीं इसका उल्लंघन किया। इन्होंने तो बल्कि इनके जो वकील साहब हैं, जो तबलीगी जमात के जो वकील साहब हैं, उन्होंने बाकायदा कहा कि हम पे ये कहीं भी नहीं था, कानून वीजा कानून के तहत भी अगर देखा जाए तो क्या हमें जाके उनको बताना है, किसी को बताने की हमें जरूरत नहीं थी। लेकिन उस सब के बावजूद भी, ना कोई बंदिश होते हुए भी, हमने जब वहां पहुंचे तो वहां के जो जिले के पुलिस एसपी हैं, एसपी पुलिस को हमने बताया कि भाई इस तरह से हम वहां से आए हैं, ये लोग यहां पर ठहरे हैं। और वो लोग मस्जिद में क्यों ठहरे? मस्जिद में क्योंकि उस समय जब 23 तारीख के बाद में 22 का पहले लॉकडाउन हुआ, एक दिन का, फिर 23 को और 24 को एक घोषणा कर दी गई। तो जब लॉकडाउन हो गया तो सारे होटल बंद हो गए, लॉज बंद हो गए, धर्मशालाएं बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। तो फिर उस मस्जिद में इनको स्थान दिया गया, ये लोग मस्जिद में रहे। वहां से इनको गिरफ्तार कर पे इन पर आरोप लगाया गया कि ये यहां पर कोविड-19 यानी कि ये यहां पे कोरोना फैला रहे हैं, ये वीजा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह से इन पे आरोप लगाए गए। उसके विषय में जजमेंट दिया। तो कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी मैं उसे पढ़ना चाहूंगा इंग्लिश में, फिर इसका हिंदी में भी बताऊंगा, बताना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने कहा, द अफोरसेड मटेरियल प्रोड्यूस्ड ऑन रिकॉर्ड shows that even under recent update manual of visa, there is no restriction on foreigners for visiting religious places and attending normal religious activities like attending religious discourse। यानी कि जो ये सबूत पेश किए गए हैं, कोर्ट को दिखाए गए हैं, और जो बिल्कुल ताजा ताजा यानी रीसेंट जो वीजा का मैनुअल है, कानून है, वो कहीं भी ऐसी बंदिश नहीं लगाता विदेशियों पर कि वो किसी भी धार्मिक स्थान पर जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, और वहां की जो नॉर्मल जो कार्रवाइयां होती हैं उनमें भाग नहीं ले सकते, जैसे धार्मिक उपदेश वगैरह हो रहे हैं उसमें भाग नहीं ले सकते। इन सब में कहीं भी रोक नहीं है वीजा कानून के तहत, जो इस समय जो पूरी तरह से अपडेट है। ऑर्डिनरीली ए टूरिस्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉलो द प्रोसीजर लेट डाउन इन पैरा 19.8 इफ ही डज नॉट वांट
टू प्रीच द रिलीजियस आइडियोलॉजीज। मतलब कहने का यह है कि किसी भी मतलब सामान्यतः कोई टूरिस्ट है उससे इस बात की उम्मीद नहीं की जाती कि जो पैरा 19(8) में जो नियम दिए गए हैं वीजा कानून के में उनको फॉलो करे। अगर वो कहीं पर कोई धार्मिक जो आइडिया है उनको सिखा नहीं रहा है, उनको पढ़ा नहीं रहा है, उनको समझाने उसकी कोई जरूरत नहीं है, उपदेश नहीं दे रहा है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जबरदस्ती उन्हें कहा गया कि इन्होंने तोड़ा और ये धर्मांतर कराने की बात कर रहे थे। ये इस्लाम के लिए काम कर रहे थे, इस्लाम को यह सिखा रहे थे। तो इस्लाम को सिखाना कोई गुनाह थोड़ा ही है। हां, तब कोई बात आप कह सकते हो कि कोई जो लोग हैं बाहर के जो लोग हैं जो इस्लाम से अलग धर्म के लोग हैं उनको इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर रहे हो, तब की तो बात है। ऐसा तो कुछ नहीं है। कोर्ट ने बहुत जबरदस्त तरीके से आगे ये सारी की सारी चीजें कही भी हैं। और एक बात बहुत बढ़िया कोर्ट ने कही है जिसको जानना बहुत जरूरी है, और मैं वो उसके शब्दों में ही जो कोर्ट ने एग्जैक्ट में कहा है वो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा साथियों। बहुत बढ़िया बात वो उन्होंने कोर्ट ने की है। द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड शोज दैट तबलीगी जमात इज नॉट ए सेपरेट सेक्ट ऑफ मुस्लिम। यानी कि तबलीगी जमात मुसलमानों को कोई अलग से ऐसा संगठन नहीं है, कोई अलग से कोई उनका सेक्टर नहीं है। जो रिकॉर्ड दिखाया गया उसके अनुसार यह शो होता, बट इट इज ओनली मूवमेंट फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ रिलीजन। ये केवल जो धर्म है उससे सुधार का एक आंदोलन है। तबलीगी जमात जो धर्म है उसमें सुधार का एक आंदोलन है। एवरी रिलीजन हैज रिवॉल्व्ड over the years due to reformation, as reformation is always necessary due to changes in the society and the development achieved in the material world। जैसे जैसे समय बीतता है, सालों में जो समाज में विकास होता है या जो बदलाव होते हैं, उस बदलाव के समय में ये रिफॉर्म बहुत जरूरी हो जाते हैं उनके अनुसार करना। और ये हर धर्म में होता है, एक में नहीं। इन द मटेरियल वर्ल्ड, इन एनी केस, इवन फ्रॉम द रिकॉर्ड, इट कैन नॉट बी inferred that the foreigners were spreading Islam religion by converting persons of other religion to Islam। अगर और भी माना जाए, in any case, अदरवाइज भी अगर हम देखें तो इस केस के अंदर जो भी चीजें हैं, इससे यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि जो तबलीगी जमात के जो लोग थे, ये विदेशी जो थे, ये इस्लाम धर्म को फैला रहे थे और दूसरे धर्म के लोगों को उसमें परिवर्तित कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे, इस्लाम धर्म में लेकर आ रहे थे। द रिकॉर्ड शोज दैट द फॉरेनर्स वर नॉट टॉकिंग इंडियन लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच एटसेट्रा। और अगर देखा जाए, जो रिकॉर्ड बताता है वो ये कहता है कि ये जो विदेशी थे, ये भारतीय भाषा जैसे हिंदी और उर्दू ये नहीं बोल रहे थे, ये विदेशी भाषाएं बोल रहे थे, जैसे कि अरेबियन और फ्रेंच, ये भाषाएं बोल रहे थे। इन व्यू ऑफ द aforesaid discussion, it can be said that the foreigners may have intention to know the ideas of Tablighi Jamaat about the reformation। अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ यही बात की जा सकती है कि तबलीगी जमात के जो लोग हैं, ये विदेशी जो हैं, जो तबलीगी जमात के जो बदलाव वाले यानी उसमें सुधार वाले जो आइडियाज हैं, नियम हैं, उनको जानना चाहते थे। यह नहीं कहा जा सकता इसके लिए कि ये किसी दूसरे धर्म के लोगों को उसमें बदल रहे थे। आगे, द एलिगेशंस आर वेरी वेग, बिल्कुल झूठे एलिगेशंस थे इन नेचर, एंड फ्रॉम द एलिगेशंस inference is not possible at any stage that they were spreading Islam religion and they were intention of convention। ये जो आरोप लगाए गए बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे हैं, और उनकी परिस्थिति से देखने से लगता है कि इससे कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये लोग किसी तरह की कोई संभावना नहीं कि ये लोग इस्लाम धर्म को फैला रहे थे और दूसरे लोगों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। इट इज ऑल्सो not the case that there was an element of
persuasion on any point from these foreigners. ऐसा कोई भी नहीं है कि इसको बढ़ावा देने के लिए ये विदेशी जो है कोई भी काम कर रहे थे, ऐसा कोई सबूत भी नहीं है. तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत एक मनगढ़ंत और झूठा केस बनाकर किया गया है. कोर्ट ने बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन आगे दी है और कोर्ट ने कहा है कि ये जो गोदी मीडिया, तो मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसने एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा चलाया जिसके तहत ये सारी बातें कही गई और ये एक सीन क्रिएट किया गया कि ये सब कुछ जो कोरोना वायरस फैला, इसके लिए जिम्मेदार ये तबलीगी जमात के लोग हैं. बड़ी जबरदस्त तरीके से कोर्ट ने बात की है. मैं उसके कोर्ट के शब्दों में ये बात आपको पढ़ के देयर वॉज बिग प्रोपेगेंडा in print media and electronic media against the foreigners who had come to Markaz, Delhi, and an attempt were made to create a picture that these foreigners were responsible for spreading COVID-19 virus in India. There was virtually persecution against these foreigners. मतलब इनको इतना प्रताड़ित किया गया, एक तरह से इनकी घृणा इनके खिलाफ ऐसे फैलाई गई कि जो मीडिया है, जो प्रिंट है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब मैं कहूंगा कि जो गोदी मीडिया जिसे आप कहेंगे, ये सारा प्रोपेगेंडा उसका था. और उन्होंने ये जो मरकज में लोग आए थे विदेशी दिल्ली में, उन लोगों के खिलाफ एक इन्होंने षड्यंत्र किया कि एक पिक्चर ऐसी बनाई कि यहां पे जो कोरोना वायरस फैला है वो सब कुछ इनका फैलाया हुआ है. और ये सब क्यों किया गया? क्योंकि ये एक राजनीतिक सत्ता के तहत अपनी जो उनकी गलतियां थी, अपनी जो कमियां थी, अपनी जो असफलताएं थी, उनको थोपने के लिए, इन पर विदेशियों पर थोपने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया. कोर्ट ने आगे बहुत बढ़िया शब्दों में कहा, ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट ट्राइज टू फाइंड द a political government tries to find the scapegoat, यानी बलि का बकरा, इस पे scapegoat when there is pandemic or calamity and the circumstances shows that there is a probability that these foreigners were chosen to make them scapegoats. यानी कि ये जो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ चलाया गया कि उसे इस बीमारी के समय में, इस महामारी के समय में, इन परिस्थितियों में एक कोई चाहिए था जिसे बलि का बकरा बनाया जा सके. और उन्होंने इसके लिए ये जो विदेशी थे इनको चुना कि ये सबसे बढ़िया रहेंगे, इसलिए इनको चुना. The aforesaid circumstances and the latest figures of infection in India shows that such action against present petitioner should not have been taken. जो वर्तमान में जिस तरह से कोरोना वायरस देश में फैला है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि इन विदेशियों के खिलाफ इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए था सरकार को, जो इन पर आरोप लगा दिया कि यहां पे कोरोना इन्होंने ही फैलाया है. इट इज नाउ हाई टाइम फॉर द कंसर्न टू repent about this action taken against the foreigners and to take some positive steps to repair the damage done by such action. और उन्होंने कहा कि यही शायद उचित समय है, सही समय है कि जिस समय जो भी लोग हैं, जो सरकारें जिम्मेदार हैं, वो कुछ ये जो नुकसान कर दिया है, जो बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, जो नुकसान किया जा चुका है, इस नुकसान की कुछ भरपाई कर सकें. इन विदेशियों के खिलाफ एक सकारात्मक स्टेप उठाने की जरूरत है. और बहुत ही जबरदस्त तरीके से कोट करते हुआ कहा है कोर्ट ने, अतिथि देवो भव, मीनिंग आवर गेस्ट इज आवर गॉड, यानी हमारा मेहमान हमारा भगवान है. ये परंपरा भारत की रही है, ये बहुत पुरानी कहावत है. तो इसके विषय में उन्होंने कहा, the circumstances of the present matter create a question as to whether we are really acting as per our great tradition and culture.
जो वर्तमान परिस्थिति है उनमें यह सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि क्या हम अपने देश की जो महान परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको वास्तव में मानते हैं, उस पर काम करते हैं, क्या मानते हैं उनको? ड्यूरिंग दिस सिचुएशन created by COVID-19 pandemic, we need to show more tolerance and we need to be more sensitive towards our guest, particularly like the present petitioner. जो वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति है, इन कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के समय हमारी जरूरत है कि हम ज्यादा सहनशीलता दिखाएं और ज्यादा इनके प्रति संवेदनशील हों। ये जो हमारे मेहमान हैं, पर्टिकुलरली ये जो प्रेजेंट पिटिशनर हैं, इनके साथ हमें इनकी मदद करनी चाहिए, इनके साथ सेंसिटिव होना चाहिए। द एलिगेशंस मेड शो दैट instead of helping them, we lost them in jails by making allegations that they are responsible for violation of travel documents, they are responsible for spreading of virus etc. ऐसे समय में जो इन पे आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने कोरोना वायरस फैलाया और इन्होंने जो वीजा नियमों का उल्लंघन किया, हमें इनके प्रति ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था। हम वो तो हुए नहीं, बल्कि इन्हें हमने जेलों में डाल दिया। ये हमारी परंपरा, ये जो स्थिति है, ये बहुत भयानक स्थिति है। और जो कोर्ट ने जिस तरह से एक एक चीज को सब लोगों को बताया, उसके पीछे कारण कि आखिर इनको निशाना क्यों बनाएगा, ये जो विदेशी हैं इनको निशाना क्यों बनाएगा, कोर्ट ने उसका कारण भी बताया कि क्या कारण रहा कि इन विदेशी मुसलमानों को जो मरकज में आए थे, इन्हीं को निशाना क्यों बनाएगा, कारण बताया। और वो कारण मैं आगे पढ़ता हूं, जो कहते हैं कि जो बैकग्राउंड है, यानी जो इस के पीछे जो गंदी मानसिकता है, दूषित मानसिकता है, वो क्या थी। तो कोर्ट ने कहा, देयर वर प्रोटेस्ट बाय टेकिंग प्रोसेशन, होल्डिंग धरना एट मेनी प्लेसेस इन इंडिया फ्रॉम एटलीस्ट from prior to January 2020. Most of the persons participating in the protest were Muslim. कोर्ट ने बताया कि इसके पीछे जो है कारण क्या है कि जनवरी 2020 से पहले ही देश में आंदोलन चल रहा था, धरना चल रहा था, और जिस धरने में अधिकतर मुस्लिम लोग भाग ले रहे थे। इट इज देयर कंटेंशन दैट The Citizenship Amendment Act 2090 is discriminating against the Muslim. और जो लोग ये धरना कर रहे थे, उनका ये मानना था कि जो CAA का एक्ट है 2019 का, वो मुसलमानों के प्रति भेदभाव करता है। They believe that Indian citizenship will not be granted to Muslims, refugees and migrants. They were protesting against नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप। यानी कि उनका मानना था कि विश्वास था उनका कि जो सिटीजनशिप है इंडिया की, वो जो मुस्लिम रिफ्यूजी हैं और जो माइग्रेंट हैं उनको नहीं मिलेगी, इसीलिए वो NACA और NRC का विरोध कर रहे थे। इट कैन बी सेड दैट ड्यू टू द प्रेजेंट एक्शन टेकन, फियर वर क्रिएटेड इन द माइंड्स ऑफ दोज मुस्लिम। और ये जो एक्शन लिया गया है, ये इसलिए लिया गया है कि जो वो मुसलमान हैं, उनके दिमाग में डर बैठाया जा सके, डर पैदा किया जा सके। दिस एक्शन इनडायरेक्टली गेव वार्निंग ऑफ इंडियन मुस्लिम्स दैट एक्शन इन एनी फॉर्म एंड फॉर एनीथिंग कैन बी टेकन अगेंस्ट मुस्लिम। और ये जो एक्शन लिया गया है, ये परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, ये जो धमकी देने के लिए, मुस्लिम जो भारत के मुसलमान हैं, उनको ये धमकी देने के लिए, उनको ये चेतावनी देने के लिए लिया गया है कि तुम्हारे खिलाफ किसी भी समय, किसी भी तरह से कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। इट वॉज इंडिकेटेड दैट इवन फॉर कीपिंग कॉन्टैक्ट
with Muslims of other countries, action will be taken against them. और यह भी कहा गया कि अगर यहां तक कि तुम अगर विदेशी जो मुसलमान हैं, जो बाहर के जो देश हैं, उन मुस्लिम देशों से भी अगर तुम संबंध रखोगे तो भी तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. 10 देयर इज अ स्मेल ऑफ मैलिस. इसलिए ये एक दुर्गंध है, एक षड्यंत्र की, एक गंदी राजनीति की, एक दूषित मानसिकता की. टू द एक्शन टेकन अगेंस्ट दीज फॉरेनर्स एंड मुस्लिम्स फॉर देयर एलिज एक्टिविटीज. तो जो ये विदेशी जो मुस्लिम हैं और भारत के जो मुस्लिम्स हैं, उनके खिलाफ सोची समझी एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत ये एक्शन लिया गया उनकी गतिविधियों के खिलाफ. द सर्कमस्टांसेस लाइक मैलिस इन इज इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन रिलीफ इज क्लेम्ड ऑफ क्वेश्चनिंग ऑफ FIR एंड द केस इटसेल्फ. और जिस समय इस केस की FIR को क्वेश्चन करना और FIR को और केस को खत्म करने के लिए जो हमारे सामने पिटीशन है, उस समय ये क्या गंदी मानसिकता इसके पीछे रही है, इसको देखना बहुत ही जरूरी है, इसको डिसाइड करते समय. 10 द कोर्ट कंक्लूडेड. इसलिए कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि जो विदेशी नागरिक हैं, एक्शन अगेंस्ट द फॉरेन नेशनल्स कैन बी इन्फर्ड एज मैलिस. ये गंदी मानसिकता के तहत इनके खिलाफ वो लिया गया और इसलिए कोर्ट ने ये सारी FIR खत्म कर दी. तो मैं समझता हूं इसके बाद में आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि CAA और NRC के जो आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, उसके तहत मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए जो उसमें ले रहे थे, उनके खिलाफ, और ये जो विदेशी थे ये उनको बलि का बकरा के रूप में मिल गए, ये एक्शन लिए गए, उनको जेल में भेजा गया. जिन लोगों की हमें सेवा करनी थी और ऐसे भयंकर समय में उन पर ध्यान देना था, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेके मुसलमानों को डराने की यह साजिश की गई.